पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। चीन से एक के बाद एक भयावह तस्वीरें आ रही हैं जो उन दिनों की याद दिला रही हैं जब कोविड-19 की पीक थी, जब अपने चरम पर था, और किस तरह से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आती थी वो हमें डराती रहीं और उस पैंडेमिक की याद दिला रही हैं। और सोशल मीडिया पर एक बार फिर ये जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उससे अब ये फिक्र बन रही है कि अगला कदम क्या होना चाहिए दूसरे मुल्कों में। लोग जानते हैं कि कोविड-19 से किस तरह की परेशानियां हुई, कितनी जानें गईं, क्या इस दफ़ा वैक्सीनेशंस के बाद मुल्क जो हैं अलग अलग वो बेहतर तैयार हैं इससे जूझने के लिए। जो कोविड-19 का दूसरा वेरिएंट अब और मिल रहा है, या कहें कि नए नए जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं। चाइना में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, और उसके बाद यहाँ पे भारत सरकार भी अलर्ट पर है। तमाम जानकारों ने यह सलाह दी है कि पैनिक न किया जाए, लेकिन तैयारी बनाए रखना जो है वो जरूरी है। इधर जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है चीन पर, उसके मुताबिक चीन में अप्रैल 2023 की शुरुआत में पीक होगा और चीन की 1/3 आबादी अप्रैल तक संक्रमित हो जाएगी। इसकी शुरुआत तक चीन में 3.22 लाख मौतें संभव हैं और 2023 तक चीन में 10 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो सवाल है कि भारत कितना तैयार है। भारत में ये कदम निर्देश दिए गए हैं कि चीन से, जापान से, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, इन तमाम जगहों से आने पे टेस्टिंग हो। कोरोना संक्रमित मिलने पर विदेश से आने वाले लोग क्वारंटीन किए जाएं। बाकी उड़ानों से जो लोग आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग हो और समीक्षा की जाएगी समय समय पर। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा राज्यों को टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और तमाम तरह के जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह की सलाह दी गई है। प्रिकॉशन डोज पर जोर देने के लिए कहा गया है। 27 दिसंबर को एक मॉक ड्रिल भी होगा देश के अस्पतालों में। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत को फिक्र करने की ज़रूरत है। भारत में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों में कोविड के तमाम वेरिएंट्स से इन्फेक्शन भी हुआ और वैक्सीनेशन भी हुआ है। तो उसके बाद भारत को फिक्र की, जाहिर सी बात है कि प्रिकॉशन लेने की, सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन कितनी बड़ी चिंता हो सकती है ये भारत के लिए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे हम लोग में। और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, जो चेयरमैन हैं कोविड वर्किंग ग्रुप के। डॉक्टर निधि झा हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं मधुकर रेनबो अस्पताल। डॉक्टर शेखर C मांडे हैं, जो पूर्व DG हैं CSIR के। डॉक्टर SK सरीन, वाइस चांसलर ILBS इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज, और डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, डायरेक्टर LNGP अस्पताल के। तो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन जो NTAGI है, उसके चीफ है डॉक्टर NK अरोड़ा। और NK अरोड़ा साहब जो हैं वो कोविड वर्किंग ग्रुप में चेयरमैन हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस समय कितना, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बहुत सावधानी बरतें और ध्यान रखें, पर भारत की सिचुएशन जो है चीन के मुकाबले किस तरह से अलग है डॉक्टर अरोड़ा? धन्यवाद नगमा, आमंत्रित करने के लिए। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा यहाँ पर। एक तो ये बार बार जो सब तरफ कहा जा रहा है कि BF7 की दहशत, तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने एक डेटा मेरे पास आया है जिसमें ये चाइना में जो प्रेवलेंट है BF7 कुल मिलाकर के 12% है, लेकिन लगभग 30% BN सीरीज है और करीब 24% BQ सीरीज, ये अलग अलग सीरीज हैं। तो एक तो पर्टिकुलर टाइप के बारे में जो जिस तरह से पिछले कई दिनों से चल रहा है वो नहीं है, बाकी भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। चाइना के साथ एक प्रॉब्लम है कि पिछले 3 साल में कुल मिलाकर के उन्होंने जो इंटरनेशनल डेटाबेस है उसमें कुल मिला के 3 या 4 हज़ार के बीच में अपने वायरस का एनालिसिस अपलोड किया है, जबकि अमेरिका, भारत और UK इन्होंने लगभग 3 लाख सीरीज को पब्लिक डोमेन में डाला है। और हम देखते हैं तो जो 3000 है उसमें लिमिटेड हैं, और ये पिछले 60 दिन का जो मैं बोल रहा था, पिछले 60 दिन में जो कुछ डेटा देखा गया है चाइना में जी, तो खाली BF7 नहीं है।
BF7 के अलावा BN सीरीज है और BQ सीरीज भी जो है करीब 50% वो बन जाते हैं। ठीक, तो बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि जी, जी, बिल्कुल। BF7 से आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही नहीं है, क्योंकि भारत में ज्यादातर ये सारे के सारे जो वेरिएंट सब वेरिएंट्स हैं, ये सब ओमिक्रॉन के ये यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं। और इस समय जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है वो XBB करके जो वेरिएंट है वो करीब 60-70% है जी। और उसकी वजह से हमने देखा है कि कोई विशेष गंभीर बीमारी नहीं हुई है। अब रहा तैयारी की बात, आपने जो कहा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें तैयार रहना है किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए कि अगर कोई ऐसा वेरिएंट आता है। हाँ। डॉक्टर अरोड़ा, क्या मैं आपसे बीच में इसके पहले की तैयारी पे बात करूं, एक और क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा आपने समझाया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ BF7 वेरिएंट ही है, चीन में भी वायरस के स्ट्रेन्स को एग्जिस्ट करते हैं, एक साथ कई तरह के वेरिएंट्स मिलेंगे जो कि भारत में भी मिल रहे हैं। भारत में BF7 के भी केसेस मिले हैं, भारत में जो प्रेवलेंट स्ट्रेन्स है उसके बारे में भी आपने बताया। पर ये तमाम जो स्ट्रेन्स हैं, क्या कुछ ऐसी भी स्टडी अब तक हो पाई है कि कोई स्ट्रेन ज्यादा घातक है, कोई कम है, अभी जो मौजूदा स्ट्रेन्स हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के वेरिएंट्स तो एक साथ मिल ही रहे हैं और लोगों को संक्रमित भी कर रहे हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हर जगह कोई वेरिएंट कहां पर किस तरीके से बिहेव करता है वो वहां की जो एपिडेमियोलॉजी है और एक्सपोजर स्टेटस है उसके हिसाब से होता है। बिल्कुल। भारत की जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हमने देखा है कि इनमें से कोई भी ये सारे वायरस हैं और लेकिन गंभीर बीमारी इनमें से नहीं हो रही। और आप देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से 500 से कम केसेस रोजाना हो रहे हैं। दाखिल अस्पताल में जो गंभीर बीमारी है वो बहुत कम है। मृत्यु का आंकड़ा भी सौभाग्य से बहुत ही कम है और वो केवल उन लोगों की मृत्यु हो रही है जो पहले से दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। तो कुल मिलाकर के जो इस समय तक की जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उस समय वहां पर चीन में ऐसे वायरस नहीं है जो जानकारी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि चीन से पूरी इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। और ये जो मैं अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये थोड़ी देर पहले ही पता चला मेरे को, और कि BN सीरीज और BQ सीरीज ज्यादा हैं BF सीरीज से वहां पर। तो जरूरत यह है कि वहां से, और WHO ने भी ये कहा कि वहां हो क्या रहा है ये हमें पता चलना चाहिए। तो हमारे जो है फॉर द टाइमिंग जितने भी वायरसेस हैं वो गंभीर बीमारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का एक हाइब्रिड इम्यूनिटी है। वैक्सीन सभी को लग चुका है। 12 साल से ऊपर लगभग 92 से 97% लोगों को दो टीके लग चुके हैं जी। और दूसरी चीज कि हमने अभी रिसेंटली एक अनुसंधान में देखा है कि 12 साल से कम बच्चे जिनको टीका नहीं लग गया उनमें भी 94-95% लोग बच्चों में इन्फेक्शन हो चुका है। यानी कि ये एक इंडिकेशन है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी बहुत कॉमन है। तो कुल मिलाकर के हमें तैयार रहना है, लेकिन कि अगर कोई चीज आती है तो उसके लिए पूरी तरह मुस्तैदी से हम तैयार हैं। जी डॉक्टर सरीन, ये हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात जो है वो एक तरह से एक राहत देती है, क्योंकि भारत में बहुत सारे वेरिएंट्स रहे और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी हुआ। चाइना की तरह जो जीरो कोविड पॉलिसी थी वो भारत में नहीं थी, और एक कह सकते हैं हम कि एक हर्ड इम्यूनिटी भी रही। वैक्सीनेशन तो हाई है पर बहुत ज्यादा लोगों में बीमारियां भी हुई हैं। तो जो हमने पीक और जिस तरह की बीमारी देखी 2021 में, जब अप्रैल के महीने में भी बहुत दिल्ली के और इलाकों में पीक था, चीन में वैसा हुआ नहीं। तो चीन में इस समय हम कह सकते हैं कि वो एक एक्सपोजर नहीं था और वो ज्यादा हुआ, और यहाँ पर इम्यूनिटी एक तो वैक्सीनेशन से, दूसरे इन्फेक्शन से भी काफी है। 2-3 बातें कहूँगा। पहले तो आपने आज क्रिसमस के दिन, इतना इम्पोर्टेंट दिन, फेस्टिविटी के दिन भी ये टॉपिक रखा है। एक अच्छी बात है, इससे इसकी अहमियत लोगों को पता लगे कि आप इंजॉय भी करें पर इसका भी ध्यान रखें। सो आई कॉम्प्लीमेंट यू एंड NDTV। डॉक्टर अरोड़ा ने बहुत अच्छे से समझाया। मैं इसमें 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगा। जो एक रीसेंट सेल का पेपर है कि 3 तरह की एंटीबॉडीज हम लोग बनाते हैं। तो ये जो BF7 है, ये दोनों तरह की एंटीबॉडीज क्लास 1, क्लास 2, जो कि वायरस को इमोबिलाइज या न्यूट्रलाइज करती हैं। बाइंडिंग साइट पे, जो नॉन बाइंडिंग साइट है वायरस की, उस पे क्लास 3 एंटीबॉडीज जाती हैं। तो ये BF7 करीब 2.2 टाइम्स और ओमिक्रॉन वायरसेस से ज़्यादा एंटीबॉडी बाइंडिंग से बचता है
और वायरस से इवेड करता है। पर जो चाइना का वायरस है 1.1 या जो BA वेरिएंट्स हैं वो कभी कभी 4 गुना ज्यादा 8 गुना ज्यादा तक वायरस को धोखा दे सकते हैं। तो ये बात सही है कि हमारे यहाँ XBB है वेरिएंट और BF7 नहीं है, पर बाकी के वेरिएंट जो चाइना में हैं BA या BF के BQ के वो भी खतरनाक हो सकते हैं। तो इस बात को नजरअंदाज हम लोग नहीं करना चाहेंगे। दूसरा रहा हाइब्रिड इम्यूनिटी की बात। जो वैक्सीन से इम्यूनिटी बनी है, भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन या जो कोविशील्ड हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये पूरे वायरस से बनी है। पर फिर भी इम्यूनिटी हर वैक्सीन के 6 से 8 महीने में धीरे धीरे कम हो जाती है। इवन बूस्टर की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो पहली बार जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया वो जरूर लगवाएं, और अगर लगवाया भी है और उसको 8 महीने 6 महीने से ज्यादा हो गए तो जरूर नेक्स्ट बूस्टर लगवाएं। हाइब्रिड इम्यूनिटी जो है वो तभी यूजफुल रहेगी जब शुरू का वुहान और सेकंड ओमिक्रॉन या डेल्टा, क्योंकि सेकंड वेव हमारे यहाँ डेल्टा की थी, उससे ओमिक्रॉन से बचावट कम होगी। तो इन समरी हम लोगों को अगर हमने प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है तो वो जरूर हमें लेनी है प्रिकॉशनरी डोज। नेजल वैक्सीन जिसके 2 बेनिफिट्स हैं, पहला तो लेने में बहुत आसान है, दूसरा जो लोकल एरिया है वहां पे मल्टीप्लाई म्यूकोजा में जो है वो बहुत अच्छे से उसकी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो आई थिंक नेजल वैक्सीन इज ए स्टेप अहेड ऑफ ऑल अदर वैक्सीन। इजी है, साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। तो हम लोगों को, सारे लोगों को भारत में नेजल वैक्सीन लेने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी वैक्सीन हमारा मास्क है जी जी, उसको किसी हालत में नहीं उतार जी। सकते। पर डॉक्टर शेखर मांडे, ये जो वैक्सीन की बात हो रही है, अब वेरिएंट्स नए नए हैं, तो वो वैक्सीन इन वेरिएंट्स पे काम करेगी? क्योंकि तमाम जो लोग हैं और जो खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या आप ऐसे भी अगर सोचें तो तब जो स्ट्रेन था तो वैक्सीन बनी थी, तो क्या ये वैक्सीन्स अब इन नए स्ट्रेन्स पे भी काम करेंगी? ये भी सवाल है। ऐसी बात है कि हमारे बॉडी की जो प्रतिरोधकता होती है, जैसे एंटीबॉडीज बनती है, जैसे डॉक्टर सरीन ने बहुत अच्छे शब्दों में समझाया हमें कि वायरस हमारी पेशियों में जब आने की कोशिश करती है और म्यूटेशंस ज्यादा उस एरिया में होते हैं जहां पे हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हो और वो वायरस को हमारी पेशियों में आने से रोक रही हो। तो वैक्सीन भी जो है, जो स्पाइक प्रोटीन से बनी हुई जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसमें भी जो एंटीबॉडीज है वो वहां पे बनी हुई है जो वायरस को रोकती है हमारी पेशियों में आने से। लेकिन वायरस में जो नए नए म्यूटेंट जो आप कह रही हो जो आते हैं वो इनको ब्रेक करते हैं। लेकिन इस रोग की एक बहुत खासियत ये है कि इसमें 2 अलग अलग फेजेस होते हैं। कि पहली फेज जो होती है, जो पहले 8-10 दिन होती है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग है उन्होंने, कि पहले 5-6 दिनों में वायरस का काउंट बहुत बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वायरस का काउंट नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वायरस का काउंट नीचे आना शुरू होता है उस वक्त हमारी बॉडी की प्रतिरोधकता थोड़ी ज्यादा हद से ज्यादा हो जाती है, जैसे हम लोग कभी साइटोकिन स्टॉर्म कहते हैं या हाइपर इम्यून रिएक्शन कहते हैं। और वैक्सीन ज्यादातर कारगर इसमें पाई गई है कि जो दूसरा भाग भी है जिसको एक्चुअली कम करती है। यानी इसका मतलब ये है कि बॉडी एक्चुअली इम्यून सिस्टम डज नॉट हाइपर रिएक्ट टू द इवन द म्यूटेटेड वायरस इवन इफ देयर आर ब्रेक थ्रू म्यूटेशंस। तो ब्रेक थ्रू म्यूटेशंस की वजह से फिर अलग वेरिएंट से दोबारा कोविड हो जाता है, लेकिन हल्का होता है, जिससे कि हम लोग सर्दी, जुकाम या पेट में कुछ हो जाए उसकी वजह से। लेकिन हाइपर इम्यून रिएक्शन जो है, जो 10 दिन के बाद होती है, उससे राहत न मिलती है। लेकिन इसके ऊपर अभी भी अनुसंधान चल रहा है, तो अभी तक कुछ डेफिनेटली कह नहीं सकते कैसे क्यों हो रहा है। जी जी। डॉक्टर निधि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जब रिव्यूज की बात हुई है कि अस्पतालों की तैयारियां जो क्या हैं और उनका एक समीक्षा बैठक भी होगी, तो अस्पतालों में इस समय जैसे हमने देखा था कि जब पहले कोविड फैला उस वक्त जाहिर है कि अस्पताल तैयार नहीं थे, अभी भी ऑक्सीजन वगैरह पे जोर देने के लिए कहा गया है, तो प्रिपेयर्डनेस अस्पतालों में किस तरह की शुरू हो गई है? देखिए, अस्पतालों में जहाँ तक बात है, हम ऑलरेडी 3 वेव से लड़ चुके हैं जी। और जो सेकेंड वेव था उसने हम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा। तो हमने कभी एक्चुअली इसको दिमाग से जाने नहीं दिया था कि कोविड चला गया है। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी कि कोविड फिर से आ सकता है। तो तैयारियां अच्छी हैं, लेकिन हाँ, जिस रेशियो में वो कह रहे हैं कि 10 मिलियन चाइना में हो जाएगा, उसमें से 1 मिलियन डेथ हो जाएगा, या अभी भी आपने जो डेटा कहे उस लेवल की तैयारी में अभी भी कसर है। बट जो अभी तक प्रीवियस स्पीकर्स ने कहा, प्रीवियस सीनियर डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे में उतना ज़्यादा
मोर्टेलिटी और उसकी गुंजाइश नहीं है, जो बहुत बड़ा रीजन था क्योंकि कि हमने कभी exposure आया। क्लोज नहीं किया, हमने कभी चाइना की तरह क्लोज नहीं किया, तो एक्सपोजर हमारा रहा। वैक्सीन्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और जो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम टाइम वेस्ट ना करें। इसमें जो है वो इस वेरिएंट के साथ कहते हैं कि बहुत बार ये टेस्टिंग में नहीं आता है, ब्लड पिक्चर्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो आपको स्लाइट जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सिम्टम। आपको ड्राई कॉफ कभी भी होता है, आप अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। जो हमारा सबसे बड़ा औजार है, हथियार, आइसोलेशन, उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यस, एहतियात की ज़रूरत है, बट हमें बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमारे हॉस्पिटल्स बहुत हद तक तैयार तो इसका मुख्य सिम्टम जो है क्या वो सिर्फ ड्राई कॉफ है या कुछ? मेनली इसका सिम्टम ड्राई कॉफ ही है और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। अलग से जैसे हमें कभी यूटीआई के सिम्टम्स और कभी डायरिया, ये वो बहुत ज्यादा इस वेरिएंट के साथ नहीं आ रहे हैं। तो और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। एक बात जो मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक तरह का फ्लू है और हमारे पास अगर जिस डेटा हम पीछे बात करते आ रहे हैं उसको फॉलो करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो इस टाइम में हम ये कह सकते हैं बूस्टर तो लगाएं ही, फ्लू वैक्सीन जो है, जो हमारा नॉर्मल फ्लू वैक्सीन है, वो भी लगवाएं। और न्यूमोनिया का वैक्सीन सबसे ज़्यादा, जो कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हमें अफेक्ट करता है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो फ्लू इंड्यूस निमोनिया कर सकता है। तो आपको न्यूमोनिया वैक्सीन भी बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकता है। जी, ठीक है। इस समय एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं हम लोग में, और लौटेंगे ब्रेक के बाद। तो ये जानना चाहेंगे कि क्या कदम जरूरी है इस समय भारत में, किस तरह के प्रिकॉशंस, खास करके जो इंटरनेशनल ट्रैवल है उसे लेकर किस तरह की एहतियात लेने की जरूरत है, या सुझाव क्या देते हैं डॉक्टर्स, एक ब्रेक के बाद। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोविड के नए वेरिएंट की, साथ साथ कोविड का जो खौफ एक बार फिर से छाया है। हालांकि कोविड जो है या कोरोना वायरस के तमाम वेरिएंट्स वो दुनिया से ख़त्म नहीं हुए, दुनिया में हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भारत में और बाकी जगहों पर भी इसमें कमी आई। पर अभी समस्या ये है कि चीन में एक बार ज़बरदस्त तरीके से इसमें जब उछाल आया है, चीन ने जब अपनी ज़ीरो कोविड पॉलिसी को छोड़ा है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन के बाद, उसके बाद इसमें जो उछाल आया है उससे खौफ बना हुआ है कि फिर बहुत बड़ी तादाद में इससे लोग प्रभावित होंगे, ग्रसित होंगे, और इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। हमारे साथ डॉक्टर अरोड़ा मौजूद हैं, चेयरमैन कोविड वर्किंग ग्रुप के, डॉक्टर शेखर सी मांडे, पूर्व डीजी CSIR, डॉक्टर SK सरीन, वाइस चांसलर ILBS, और डॉक्टर निधि झा जो सीनियर कंसल्टेंट हैं मधुकर रेनबो हॉस्पिटल में। मैं डॉक्टर अरोड़ा आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब जो सिचुएशन है, हमने इम्यूनिटी, हाइब्रिड इम्यूनिटी, तमाम चीज़ों की बात की, जो खौफ है उसकी बात की, पैनिक ना हो, तैयारियां हो, पर इस समय सुझाव जो है वो सबसे अहम क्या होगा? क्योंकि चीन में बहुत, जैसे वुहान में पहले शुरुआत हुई थी और लगा कि अगर समय पर रोका जाता एयर ट्रैवल तो शायद फ़र्क पड़ता, पर आपको लगता है कि एयर ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस एक बार फिर से संभव हैं, या ये ज़रूरी होगा, या इससे कोई फ़ायदा होगा? तो नगमा, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना चाहिए इस समय, ये एक सवाल बहुत जरूरी है। और इस समय जीनोमिक सर्वेलेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिससे कि जो वायरस हमारे देश की सीमाओं में अंदर घुसता है उसको पहचाना जा सके, और अगर जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से जो भी कार्रवाई करनी है ग्राउंड लेवल पे करी जाए। तो 4 सोर्सेज होते हैं जिसमें वायरस की जांच करी जाती है। एक, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मरीज है, जिसको इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स होते हैं, बुखार है, खांसी जुकाम है, हल्की खांसी है, इन ऐसे लोगों के लिए पूरे देश में उनके सैंपल्स पिक किए जाते हैं। एक नंबर 2, जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, जिनको गंभीर बीमारी है,
साथ में कोविड पॉजिटिव है और अगर मृत्यु हो जाती है, इनके सैंपल, क्योंकि इससे अंदाजा लगता है कि वो कौन सा वेरिएंट हो सकता है जिससे गंभीर बीमारी होने की संभावना है। तीसरा, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, इनकमिंग जो पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनमें देखना है कि वायरस कहां से आ रहा है और किस तरह का वायरस आ रहा है। ये तीसरा है। और चौथा है कि हम अपने स्वेज की जो सैंपलिंग करते हैं वो भी सारे देश में की जा रही है, क्योंकि उससे एक तो हमें कई बार जो होता है, क्योंकि 80 से 85% जो वायरस है वो बीमारी नहीं करता, जिसको कहते हैं लक्षणविहीन या लक्षण नहीं होते, और लेकिन कोविड का इन्फेक्शन हुआ होता है। तो ये 4 तरीके हैं। और अब आपने जो सवाल पूछा कि फ्लाइट्स के बारे में, तो फ्लाइट के बारे में ये है कि जो दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया से जो फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें सभी लोगों का RT-PCR करने का निर्देश दिया गया है, एक। दूसरा, और RT-PCR का मेन मकसद मरीज को खाली पहचानना नहीं है और उसको क्वारंटीन में या आइसोलेशन में डालना है, बट मुख्य मकसद यह है कि कोई जो वायरस आ रहा है वो कौन सा है, क्या वो भारत में पहले से है, और अगर नया है तो वो यहां पर किस तरीके से बिहेव करेगा। और दूसरा, जो दुनिया के सारे देशों से जो अब फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें 2% रैंडमली सैंपल पिक किए जा रहे हैं, और इनका भी सैंपल उसी तरीके से सैंपल पिक कर लिया जाएगा, उसकी RT-PCR करी जाएगी, और जिसमें पॉजिटिव है उसका जीनोमिक सर्वेलेंस किया जाएगा। कुल मिलाकर ये मुस्तैदी इस तरीके से है कि अगर कोई वायरस एंटर करता है, और करेगा, वायरस तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर वायरस आता है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके। और यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो जीनोमिक सर्वेलेंस सिस्टम है वो बहुत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सर्वेलेंस सिस्टम में से है। और इस समय पिछले 1 साल में आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ओमिक्रॉन के 300 बच्चे, यानी 300 म्यूटेशंस या वेरिएंट्स इस देश में पाए गए, और उनको सबको पिकअप किया गया। अब नए आने के लिए भी हम तैयार हैं। तो मुख्य उद्देश्य इस समय यह है, और साथ ही साथ जीनोमिक सर्वेलेंस के साथ साथ दूसरी चीज जो अस्पतालों में देखभाल, उसकी चीजों को ठीक करना है, ऑक्सीजन सप्लाईज, और ऑक्सीजन जो वो बनाए गए हैं, जो नए प्लांट्स लगाए हैं PSA, अगर उनको इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो खराब होने की संभावना होती है, तो उनको दोबारा देखना है कि वो ठीक चल रहे हैं, वेंटिलेटर्स ठीक चल रहे हैं, ICU अपनी जगह काम कर रहे हैं। और सबसे आखिर में जो शिव सरीन साहब ने बताया कि कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और जिन लोगों ने एहतियातन डोज या जो प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, कुल मिलाकर के 28% लोगों ने लिया है, तो लगभग 70-75% लोगों ने नहीं लिया है, उनको अपनी प्रिकॉशन डोज लेनी है। और इस समय 2 वैक्सीन अवेलेबल है प्रिकॉशन डोज के लिए। नंबर 1 बायोलॉजिकल ई की कार्बोवैक्स है, और दूसरा अब ये नया वैक्सीन इंट्रानेजल वैक्सीन भारत बायोटेक का है। ये दोनों बहुत बेहतरीन वैक्सीन है, भारत में निर्मित है, हमारे को गर्व है कि ये बहुत अच्छी वैक्सीन हैं, और इसको लगाने से इस समय जो है केवल एक ही प्रिकॉशन डोज लगाना है और यही पूरा करना है। और हमें लगता है कि अगर इस तरीके से करते हैं तो हम इस पूरी जो स्थिति है उस पर नजर भी बनाए रख सकते हैं और किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहें। जी, डॉक्टर सुरेश कुमार हैं, डायरेक्टर LNGP हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार, तैयारियों की भी हम बात कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की जा रही है। अस्पतालों में इस समय अगर आप बता पाएं कि कोविड केसेस तो आ ही रहे होंगे पहले भी, तो क्या कुछ उसमें आपको लगा है कि अभी कुछ बढ़े हैं भी हैं मामले, या कभी ऐसा भी हुआ पिछले कुछ इसमें कि बंद बिल्कुल नहीं थे कोविड पेशेंट्स? इसलिए जानना जरूरी है ताकि ऐसा स्केयर, ऐसा खौफ ना हो कि अब चीन में हो गया है तो अचानक से यहाँ नंबर बढ़ने लगेंगे। यहाँ पे मामले तो पहले भी थे, हो रहे थे, कम हुए हैं। तो क्या अस्पतालों में इस समय सिचुएशन है? मैम, दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में 20 से कम पेशेंट एडमिट हैं, इंडोर पेशेंट। और लोकनायक की बात करें तो पिछले 3 हफ्ते से हमारे यहाँ पर 0 एडमिशन है। निश्चित रूप से जब से ये नया वेरिएंट आया BF7, हम व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी उसको हमने इंक्रीज किया है, ऑक्सीजन जो सप्लाई चेन है उसको हमने दोबारा से रिव्यू किया है। इसके साथ साथ जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कोविड की जो ड्रग्स हैं, उसका हम अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं। और हमने देखा है कि लोग काफी सारे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। नया वेरिएंट है, इसके बारे में अभी जैसे कि बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि ये तेजी से फैलता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें
और इसके साथ साथ जो बूस्टर डोज है उस पर ध्यान दें। और हॉस्पिटल में हम अपनी तरफ से जो बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, इस सब की व्यवस्था कर रहे हैं। हम पूरे स्टाफ को हम दोबारा से नए वायरस के बारे में, जो नया म्यूटेंट वायरस है BF7, इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। और जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पैनिक ना हो, सबसे महत्वपूर्ण है कि बस जानकारी रखें और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है, खास करके अभी जब एक तरह से ये डर एकदम खत्म हुआ था तो तमाम चीजें खुली थी और जाहिर है कि लोग 2 साल इतनी पाबंदियों में रहे हैं, तो चाहे त्योहार हो, शादियां हो, ये तमाम चीजें जोर शोर से, ट्रैवल बहुत जोर शोर से हो रहे थे, तो उसमें किस तरह के एहतियात की जरूरत है? क्या उसमें किसी तरह की और पाबंदी की आशंकाएं हैं? आने वाले दिनों में एक ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे हम इस चर्चा पे। तो हम चर्चा कर रहे हैं कोविड और उससे फैले हुए एक बार फिर से खौफ की और तमाम तरह के एहतियात। और इस आखिरी हिस्से में मैं जानना चाहूंगी आप तमाम लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या आपके इस समय सुझाव होंगे। डॉक्टर सरीन, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। मैं डॉक्टर अरोड़ा ने जो बात कही उसको थोड़ा सा विस्तार में कहना इसलिए चाहूंगा कि हमें 2% से अब 10% तक सारे पॉजिटिव सैंपल्स की हमें सीक्वेंसिंग करनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी है कि हमारे सारे प्रोटोकॉल इस पे डिपेंडेंट है कि वायरस कौन सा है, 5 दिन में निकलेगा, 7 दिन तक क्वारंटाइन करना है, कितने दिन, अगर नया वेरिएंट आता है सारे प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो पहला मेरा सजेशन है कि 2% की जगह 10% ऑफ द टोटल सैंपल्स करें। हमारे यहाँ इतनी कैपेसिटी है कि कर सकते हैं। मैं दूसरा आपको रोकना चाहूंगा कि इस समय जो पिछले हफ्ते डिसीजन लिया गया है कि 100% सीक्वेंसिंग करी जाएगी। जितने भी कंट्री में पॉजिटिव आएंगे सभी की सीक्वेंसिंग करी जाएगी। 2% सैंपल्स, 2% पीपल रैंडमली विल बी पिक्ड अप फ्रॉम एयरपोर्ट हु आर कमिंग एंड दे विल अंडरगो RT-PCR, बट एवरी पॉजिटिव टेस्ट उसको की बात है 100% होना चाहिए, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको अगर 3rd डोज भी लग गई है तो मैं चाहूंगा 4th डोज उन्हें जरूर लगा दी जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये लोग दोबारा बीमार ना पड़ें। तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पुलिस या जो भी लोग हैं, उनको ये पोटेंशियली 4th डोज अवेलेबल होनी चाहिए, जो और सारी कंट्रीज में अब अवेलेबल है। और वेरी इंपॉर्टेंटली हम लोगों का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। माइंडसेट इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की है, पब्लिक की है, हम सब की है, सिर्फ सरकार की नहीं है। वो तो सिर्फ आने वाले मरीजों को देखेंगे। सही बात है। को भी अगर परेशानी हो तो पॉजिटिवली रिपोर्ट करें। हाँ, तो लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर शेखर, आपका क्या सुझाव है दूसरे वैक्सीन की एफिकेसी? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में अब ये लगता है कि वैक्सीन ली उसके बावजूद हुए बीमार, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ने किसी चीज को रोका। तो इसलिए भी बहुत सारे लोगों में अब इस बात में कोताही है, या एक है कि ले के ना ले, उससे फायदा क्या हुआ? नहीं, वैक्सीन का तो बहुत फायदा हुआ है। वैक्सीन ने हमें काफी लोगों को बचाया है। हमारे यहाँ वैक्सीन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह जो है और मौतें जो है वो ड्रामेटिकली कम हुई है। तो ये लोग ये ना समझे कि वैक्सीन का फायदा नहीं हुआ है। वैक्सीन ब्रेक थ्रू म्यूटेंट्स जरूर आ रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें जो है बहुत बड़े स्तर पर घटी है। तो इसलिए वैक्सीन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। डॉक्टर सरीन बार बार कहते आ रहे हैं, डॉक्टर अरोड़ा बार बार कहते आ रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने नहीं लिया है बूस्टर डोज या जिनको अभी 4th डोज लेना है वो भी जरूर जाके ले लें। ठीक है। डॉक्टर निधि, आप क्या इस पर कहना चाहेंगी? आप कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगी। जैसे कि इम्यूनिटी हमारे बच्चे, बूढ़ों और प्रेग्नेंट महिलाओं की कम होती है, तो उनको वो आइसोलेशन का ज़्यादा ध्यान दें। जिन्होंने अपने शॉट्स नहीं लगवाए हैं और या जिनका बूस्टर ड्यू है वो लगवाएं, जैसा कि सबने कहा है। ये एक वेरिएंट है जिसमें बहुत बार देखा गया है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन सडनली ड्रॉप करता है। तो जो भी बीमार पड़ते हैं, कोल्ड कॉफ होता है, वो अपने घर में स्पायरोमीटर, ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब जो होता है वो रखें। और जो आइसोलेशन, जो पुरानी बातें हम कर रहे थे, ट्राई करें कि उसी को फॉलो करें।
और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। और ये है कि नेसेसरी क्या- ट्रैवल को तो हम अभी बहुत ज्यादा नहीं, अननेसेसरी जो हॉलीडे हाँ, और इन सब के लिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्राई टू कर्टेल देम, वो कम करने और की कोशिश उम्मीद करें। करेंगे कि शायद इस दफा हमारा मेडिकल सिस्टम और साथ साथ डॉक्टर्स भी बेहतर तैयार होंगे, क्योंकि एक तजुर्बा हुआ है इस बीमारी का कि क्या दवाएं काम करती हैं, क्या दवाएं नहीं काम करती हैं। तो इसलिए हम उम्मीद है कि बेहतर तैयार होंगे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चीन में कोविड एक बार फिर जोर से कोविड से लोगों को संक्रमण हुआ है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में वहाँ पर लोग संक्रमित हैं जब से ज़ीरो कोविड पॉलिसी हटी है, और उसके बाद से पूरी दुनिया में भी इस बात का खौफ फैला हुआ है कि अब मामले बाहर भी आ सकते हैं। वैसे भी एक अनुमान के मुताबिक अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी संक्रमित होगी और 2023 तक चीन में 10 लाख से ज़्यादा मौतों की भी आशंका बनी हुई है। लेकिन इस बीच भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ साथ जो कोविड अनुकूल बर्ताव है, बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करने के लिए कहा गया है। वैसे यहाँ पर लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी भी देखी गई है और इसलिए भी पैनिक की ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतना एक बार फिर से ज़रूरी हो गया है। हम लोग में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।